चलो नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली देखिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है पी ब्लॉक में, इधर से ज्यादा आ जाती है क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो 15th ग्रुप हम, जैसा कि आप जानते हो, इसको 15th ग्रुप बोलते हैं। 15th ग्रुप 15वां ग्रुप होता है ये, तो 15th ग्रुप। तो आइए बात करते हैं नाइट्रोजन की, बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको आप जानते हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, ग्रुप होता है, ये एलिमेंट होते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इसका होगा NS2NP3, होगा कि नहीं होगा? तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP3, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लेके आते हैं, नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। तो जैसा कि आप जानते हो कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो एटॉमिक या आयनिक साइज जो होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, एटॉमिक साइज के साथ में मैं यहां पर एक और चीज दे रहा हूं, उसको भी ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट, इसको साथ में ही लिख दे रहा हूं मैं। और लिखने का रीजन ये है कि दोनों ही इंक्रीज करते हैं। अब यहां पर समझना, बॉइलिंग पॉइंट उधर से पढ़ा था हमने, वहां डिक्रीज कर रहा था और यहां पर इंक्रीज कर रहा है। वहां पर मेटेलिक नेचर था, यहां नॉन मेटेलिक नेचर आ जाता है। यहां पर वॉन्डरवॉल फोर्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर क्या करता है? इंक्रीज, यानी कि इसका मतलब है ये किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखना है, कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, जीरो, इन चारों ग्रुप की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। और इससे कार्बन तक आपने देखा होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ये बात दोनों को ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि इस फैमिली में, इस फैमिली या इस फैमिली के बाद अगर हम चलेंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। और मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करने का मतलब सीधा सीधा है वॉन्डरवॉल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई है? ये बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट, ओके। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला एक और पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी, इसकी बात कर लेते, डेंसिटी की बात कर लेते। डेंसिटी तो इंक्रीज होती है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो देखो, इंक्रीज करने वाले फैक्टर मैंने बता दिया, एटॉमिक साइज बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, डेंसिटी बता दिया। तीनों ही इंक्रीज करते हैं, ये तीनों इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक साइज एंड डेंसिटी, ये तीनों इंक्रीज करते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये तीनों इंक्रीज करते हैं। अब आते हैं डिक्रीज कौन कौन करता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, 100% सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में नॉन मेटल है हालांकि, और हाँ ये बात भी अगर आप सोचो, एक बात और डिस्कस कर लेता हूं कि ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो मेटेलिक नेचर भी देख लो, मेटेलिक धात्विक गुण, ये भी एक रह गया है, मेटेलिक नेचर भी बढ़ेगा, धात्विक गुण भी बढ़ेगा। आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस जो होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, और एसबीबीआई जो होते हैं ये मेटल होते हैं बच्चों।
और AS जो होता है ये मेटलॉइड होता है। क्लियर? तो ऊपर से नीचे की ओर मेटेलिक नेचर बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ेगा, यानी ऊपर जो होगा नॉन मेटल और नीचे होगा मेटल। और इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, कार्बन छोड़ दो, उससे पहले क्या पढ़ रहे थे, उससे पहले भी कंडीशंस थी। ठीक है, तो मेटेलिक नेचर बढ़ ही रहा था। तो चार चीजें ऊपर से नीचे की ओर बदल। क्लियर है? अब आते हैं इधर, तो आयनर जो आपके आयनाइजेशन एनर्जी और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, घटेगा। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। अब यहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेसिकली तीन आयनाइजेशन एनर्जी यहां डिस्कस की जाती है, IE1, IE2 और I। क्लियर है? ये तीन डिस्कस की जाती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी में अगर हम बात करते हैं IE1 की बात करते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर साइज कैसा होता है, बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गया? डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, डिक्रीज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और ये आयनाइजेशन। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। लेकिन आप थोड़ा सा यहां पर एक चीज समझिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, IE2 की बात करता हूं या फिर मैं IE3 की बात करता हूं, तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और फिर Bi होता है। ये थोड़ा सा मैं अलग से बता, एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर भी वही लफड़ा होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चाहोगे तो यहां पर क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर होगा तो साइज जितना एक्सपेंड होना चाहिए था उतना एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उस कंडीशन पर, इस जगह पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा हो। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SbBi पहले वाले में तो ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं। IE1 का वो ऑर्डर होता है और IE2 और IE3 में ये ऑर्डर होता है, यानी कि इस कंडीशन पर जो Bi होता है वो इससे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस पॉइंट पर कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तीन आयनाइजेशन एनर्जी होती है, IE1, IE2 और नोट करो, फिर आगे बता। एनसीईआरटी कुछ वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। सुनना मेरी बात को, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी अपन ने देखा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता कैसे है, नाइट्रोजन से बढ़ता। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट में वही कंडीशन होती है। क्लियर है? यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड Bi, तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है। क्या कहा मैंने? नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है, यानी कि इसका मतलब नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और उसके बाद घटता है, ये कहना चाह रहा हूं, ये कंडीशन होती है। ये बात समझिएगा मेल्टिंग पॉइंट पे। क्या कहा मैंने? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर Sb एंड Bi, यानी कि इसका मतलब, या इसको आप ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, Sb हो गया, Bi हो गया और फिर As हो गया। ये बात ध्यान रखिए। मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो मेल्टिंग पॉइंट में As जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, उसकी सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू द स्ट्रक्चर्स, जो भी इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होता है उसके बेस पर होता है। समझ में आ गया? लैटिस एनर्जी के बेस पर होता है, अलग अलग पॉइंट्स है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई डाउट यहां तक? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। हाँ बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो गया, फिर हो गया फास्फोरस, फिर हो गया आर्सेनिक, फिर हो गया Sb, लेकिन यहां पर बस ये पंगा है, Sb और Bi बराबर होते हैं, ये पंगा यहां पर रहता है। जैसे इसकी वैल्यूज अगर दूं तो वैल्यूज भी दे रहा हूं मैं, यहां पर 3.0 होता है, यहां पर 2.1 होता है,
यहाँ पर 2.0 होता है, ये 1.9 होता है, ये 1.9 होता है, ये वैल्यूज है। और ये भी वही है, साइज का लफड़ा है भाई, BI का साइज जितना एक्सपेक्टेडली बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हो पाता, क्लियर है, उतना बड़ा साइज नहीं हो पाता, इसलिए इसका बिहेवियर जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है कंपैरिजन टू द अदर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद एक बात और लेके आ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज द रिएक्टिविटी। एक बात सोचो, रिएक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, ये सोच के बता दो मुझे। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? देखो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, सोच के दिखो। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी घटती है। मेटेलिक नेचर की बात अलग है, जब मेटल सारे थे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो थी तो उस जगह पर रिएक्टिविटी बढ़ती थी। फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अच्छे देंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अच्छा होगा। लेकिन हम कहां चले गए? पी ब्लॉक में चले गए, और पी ब्लॉक में मोस्टली कौन से एलिमेंट होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल वाली कंडीशन में क्या होता है कि जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा खुरापात, यानी कि उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। क्लियर है? तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की ओर घटेगी, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होता है, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर Sb और फिर Bi। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे लास्ट में जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस ग्रुप में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा, उसका नाम है फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं है। क्लियर है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है। भाई बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ये बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। फिलहाल अभी आप देखो, या फास्फोरस हो गया, या आर्सेनिक हो गया, या Sb हो गया, या Bi हो गया, और फाइनली कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हालांकि इस ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो बहुत वेरिएशन इस ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा, बहुत से फैक्टर्स इसमें आपके पास में आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल संभल के रखिएगा, एक एक चीज को ढंग से पढ़िएगा, और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उसको एनसीईआरटी में जरूर टैली करिएगा। हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलेंगे। फिलहाल अब पहला पॉइंट यहां पर जो रिएक्टिविटी की बात आ गई है, तो रिएक्टिविटी में नाइट्रोजन जो होता है वो लेस रिएक्टिव क्यों होता है? जबकि आपके दिमाग में तो बात आनी चाहिए कि यार ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अच्छी खासी है। भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपने आप में दमदार है, ठीक है, उसके बाद में रिएक्टिव कम क्यों है? तो यहां पर इसका रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसका रीजन है एग्जिस्टेंस से। जैसे एग्जिस्टेंस ये कि N2 जो होता है, N2 पाया जाता है बच्चों, N2 पाया जाता है, एग्जिस्ट होता है, N2 पाया जाता है, एग्जिस्ट होता है। क्लियर है? और N2 जो होता है, एक और बात ध्यान रखो, यानी N2 पाया जाता है, एग्जिस्ट होता है, या ये कह सकता हूं ये डाई एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है। कैसा है? डाई एटॉमिक है। क्लियर है? और ये N2 जो होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता दे रहा हूं कि इनर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया N2 गैस जो होती है रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती। आपको पता है ना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, पता है कि नहीं पता है? पता है ना। अब जब नाइट्रोजन अगर इनर्ट होगा तभी तो ऑक्सीजन बचेगा। अगर मान लेते हैं कि नाइट्रोजन रिएक्टिव हो जाता तो ऑक्सीजन को खत्म कर चुका होता, क्योंकि N2 ज्यादा है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से, और N2 अगर ज्यादा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से है तो यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को खत्म कर चुका होता, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अगर खत्म कर देगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं बचती, और ऑक्सीजन नहीं बचती तो हम लोग नहीं बचते, जबकि ऐसा नहीं होता है। यानी कि नाइट्रोजन इनर्ट होता है, यानी कि इनर्ट एट द रूम टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को पहले लॉजिक को समझो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि डायटोमिक फॉर्म में होता है। अब डायटोमिक फॉर्म को मतलब समझ लो, तो इसका मतलब क्या हो गया? N ट्रिपल बॉन्ड N है। क्लियर है? N ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, एक बात और भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि गैस के फेज में रहता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सॉलिड के फेज में रहते हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि नाइट्रोजन एक लौता ऐसा है जो कि गैस के फेज में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब किस में रहते हैं? सॉलिड के फेज में रहते हैं। तो ये पॉइंट है। तो वही बात यहां पर है कि N2 जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो N2 को अगर गौर से देखा जाए तो N2 में आप देखते होगे कि एक हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है और दो हमारे पास में पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड कौन से हैं, कैसे हैं,
किस तरीके से, जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात मुझे बताओ, नाइट्रोजन की बात करते हैं, बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। तो आउटर ऑर्बिट की बात करो तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2s2 2p3, यही तो होगा कि नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर हो गया आपके पास 2s2 और ये हो गया आपका 2p3। दूसरा नाइट्रोजन है 7, उसमें भी है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आप गौर से देखो यहाँ क्या हो गया, पहला वाला किसमें बना दिया, सिग्मा बॉन्ड, और दोनों ही क्या बना देंगे बच्चों, पाई बॉन्ड। अच्छा दूसरी बात, एक चीज समझो, ये 2p और ये 2p है, दोनों ही 2p है, सेम एनर्जी के, दोनों ही छोटे हैं, तो दोनों ही छोटे हैं, दोनों ही पास पास में होंगे। तो एक अगर नाइट्रोजन ने अगर सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सुनना मेरी बात को, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन ने पहला अगर ये सिग्मा बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो दोनों के न्यूक्लियस पास पास में आ जाएंगे, छोटे हैं, दोनों के न्यूक्लियस पास पास में आ जाएंगे, छोटे हैं, तो आसानी से इनके बीच में क्या कर लेंगे, ये ओवरलैप कर लेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये इसके साथ होगी, ये इसके साथ होगी, और ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये इसके साथ होगी, ये इसके साथ होगी। तो दोनों नाइट्रोजन के एटम छोटे हैं, तो छोटे होने के कारण से दोनों की बॉन्ड लेंथ, दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाएंगे, और नियरेस्ट आएंगे तो ओवरलैपिंग जो होगी बड़ी आसानी से होगी, अति व्यापन जिसको बोलते हैं वो बहुत आसानी से होगा, जिसके कारण से दोनों के p ऑर्बिटल नियरेस्ट होंगे तो आसानी से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। और अब इस ओवरलैप करने से क्या होता है, इनकी जो एनर्जी होती है, किसकी, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कैसी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है, बंद ऊर्जा मजबूत है, यानी कि इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए वहां पर इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है जहां पर नाइट्रोजन टूट सके, यानी कि नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए, रिएक्ट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी पहले से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसीलिए वहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस को शो करता है। समझ में आ गया। अब यही बात मैंने बोल दी है कि एंडोथर्मिक है, यानी कि नाइट्रोजन की जब ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करोगे तो एक ही कंडीशन पर रिएक्शन हो सकती है कि आपको इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जब एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब जाकर उस कंडीशन पर ये रिएक्शन करेगा। तो एनर्जी मिलेगी मतलब हीट मिलेगी, यानी कि टेम्परेचर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, और रूम टेम्परेचर में इतना टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होता है। अब समझ में आ रही कहानी, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, तो नाइट्रोजन इनर्ट होता है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। बोलो बच्चों समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट। अब इसी से अगला क्वेश्चन उठाता हूं मैं, यहां तक समझ में आ गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन उठाता हूं, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि N2 जो होता है वो डाइएटॉमिक है, समझना मेरी बात को, N2 डाइएटॉमिक है, जबकि फास्फोरस P4 है, यानी कि टेट्रा एटॉमिक है। बात को समझना, टेट्रा एटॉमिक, क्लियर है। अब यहां पर मैं कह दूं, यहां पर P2 डाई एटॉमिक नहीं है, मतलब फास्फोरस डाई एटॉमिक नहीं होता, और यहां अगर बात कर दो तो N4 टेट्रा एटॉमिक नहीं होता। देखो दोनों की बात समझो, एक होता है और एक नहीं होता, यानी ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो यही बात है यहां पर फिर से आ रही है, N2 क्यों होता है, अभी मैंने बता दिया। N2 क्यों होता है मैंने बता दिया, दोनों नाइट्रोजन एटम नियरेस्ट है, दोनों की ओवरलैपिंग इजिली होगी, आसानी से ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, N2 यहां पर आपका हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कि P2 क्यों नहीं होगा, तो सोचो बच्चों, इसी बात को सोचना है, आपको दिमाग में लगाना है कि P का मतलब ये, P का मतलब ये, P का मतलब साइज बड़ा, ठीक है, ये कंडीशन हो रही है फास्फोरस के लिए, मान लेता हूं ये कंडीशन है, ये P है, दोनों फास्फोरस के एटम्स है, न्यूक्लियस है, बड़ा साइज है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कि नहीं होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इस कंडीशन पर जो ओवरलैपिंग होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी, बताओ, कम होगी। भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बोलो हाँ है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि P कक्षकों के बीच में या P ऑर्बिटल के बीच में
जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन p ऑर्बिटल्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगी, और p ऑर्बिटल की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है जो ओवरलैपिंग होगी वो आसानी से नहीं होगी। कर भी लोगे खींचातानी करके, इधर से दबाया उधर से दबाया, चल ओवरलैप कर, ठीक है, कर भी लोगे, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तुरंत टूट जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन पर जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन पर p ट्रिपल बॉन्ड p की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। अब p ट्रिपल बॉन्ड p नहीं बना पा रहा, p ट्रिपल बॉन्ड p नहीं बना पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके खुद के कर्मों के हिसाब से। कर्म कैसे? एक तो साइज बड़ा है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इस कंडीशन में फिर ये क्या करेगा, ये अपना नया रास्ता अडॉप्ट करेगा। इस कंडीशन पे ये नहीं बनाएगा, फिर ये क्या कहेगा, एक काम कर लो कि मेरे चारों इलेक्ट्रॉन जो है, भाई फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तीन इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? भाई 3 होंगे ना। बाहर में कितने हो गए? 3 होंगे कि नहीं होंगे? जैसे नाइट्रोजन में 3 थे एक लोन पेयर के साथ में, वैसे फास्फोरस में होगा। तो फास्फोरस क्या करेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे यूज कर दो, यानी कि उन 3 इलेक्ट्रॉनों को 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ यूज करो, उन 3 इलेक्ट्रॉनों को 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ यूज करो। देखो गौर से देखो, ये p का इलेक्ट्रॉन है, ये p का इलेक्ट्रॉन है, बेटा ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, एक आगे से और एक पीछे से। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ये नहीं कि आपस में मिलके यहाँ पर एक कार्बन और बीच में लगा दो तुम लोग, सर ऐसा कुछ पढ़ाया था, ऐसा नहीं है। तो ये फास्फोरस, ये तो एक फास्फोरस के 3, बाकी तो आपको लोन पेयर तो पता ही है ना, ये भी लोन पेयर पता है, ये भी लोन पेयर पता है, ये भी लोन पेयर पता है, ये भी तो टोटल कितने हो जाएंगे? सब पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो यहां पर ये सॉलिड फेज में हो जाएगा, यानी कौन सा फॉर्म है ये? दैट इज द p4। तो ये टेट्रा एटॉमिक होता है, p4 फॉर्म होता है, सॉलिड फेज में हो जाता है। बोलो बच्चों क्लियर है? बात समझ में आ गई है? कोई डाउट है, कोई परेशानी? समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये p4 फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन के अलावा सारे सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, केवल नाइट्रोजन एक लौता होता है जो कि गैसियस फेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब चलो इसी पर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, एसएसएन रीजन में क्वेश्चन बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक ये है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, बात नहीं, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस। मैं इसमें बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा हूं, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? मैंने आपसे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा है बच्चों, ये सीधा सीधा एसएसएन रीजन का क्वेश्चन करेक्ट में आ जाएगा। बेटा p सिंगल बॉन्ड p की बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, और n ट्रिपल बॉन्ड n की बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, सोच के देखो, सोच के देखो। सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सही लिखा है कि उल्टा हो गया है? p ट्रिपल बॉन्ड p की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, अभी बताया मैंने, स्टरिंग इंट्रेंस के थ्रू बताया मैंने, क्लियर है? तो बॉन्ड एनर्जी का मामला समझ में आ गया, एक का सिंगल और एक का ट्रिपल, ऐसे समझो, देखो बड़ा खेल है यहाँ पर, और लोग गलती कर जाते हैं, लोग हमेशा ही सोचते हैं जिसका सिंगल उसका ट्रिपल, लेकिन जिसका सिंगल उसका ट्रिपल नहीं होता। p ट्रिपल बॉन्ड p की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तभी तो p सिंगल बॉन्ड p में जाता है, इसीलिए p सिंगल बॉन्ड p में जाता है। भैया ये स्टेबल नहीं है तभी तो इसमें गया, समझ में आया कि नहीं? ये स्टेबल नहीं है तभी तो इसमें गया, यानी कि p ट्रिपल बॉन्ड p लेस स्टेबल तो p सिंगल बॉन्ड स्टेबल, और यहां पर n सिंगल बॉन्ड n लेस स्टेबल तो n ट्रिपल बॉन्ड n और स्टेबल। अब आगे कहानी, कौन किस में एग्जिस्ट करता है, यही चीज हमें यहाँ पर सीखनी होगी। क्लियर है? तो ये भी अपने आप में पॉइंट, और ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही हो गया, चीजें आपको पता होगी। तो ये है पूरी इंटरेस्टिंग बात जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। चलो भैया आगे बात करते हैं, और नई चीज सीखते हैं, और नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अब जो ज्ञान अगला प्राप्त करने जा रहे हैं दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ऐसे पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट पर मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कहां डिस्कस किया था याद करो, मैंने बोरॉन फैमिली में किया है, कार्बन फैमिली में किया है। तो जो व्यवहार बोरॉन का, मतलब बोरॉन फैमिली में जो चल रहा था गड़बड़ सड़बड़, वैसे ही कार्बन में है, वैसे यहां भी है, वैसे ऑक्सीजन में भी होगा, वैसे हेलोजन में भी होगा। हेलोजन में कम होगा थोड़ा सा, लेकिन बाकी होगा। फिलहाल यहां ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो -3 होता है। पहले चीज तो ये समझ लो, पीछे वालों इधर ध्यान रखो, एक तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। और दो होते हैं +3 और +5, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों। -3 तो कॉमन हो गया, सभी के लिए होगा, क्योंकि एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए -3 हो गया। और उस तरीके से इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरफ अगर बात करें तो वहां पर होगा +3 और +5। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आओ जरा इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखो, पहले नाइट्रोजन में -3 से +5। अब इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, अभी बताऊंगा मैं। देखिए मैंने लिख दिया नाइट्रोजन की इतनी होती है भाई, -3 से +5। क्लियर है? फास्फोरस में इतना सब कुछ नहीं होता, -3 रहता ही है, +3 रहता ही है, +5 भी रहता है। मतलब -3 सब में रहता है, इतना तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा हमको, कॉमन है ना -3। हालांकि इसमें +1 भी होता है, +4 भी होता है। समझ में आ गया? इसके नीचे चले जाओ, आर्सेनिक -3 +3 +5, Sb -3 +3 +5, Bi -3 +3 +5। क्लियर? उसमें फिर ये बीच में जो है ना, ये नहीं होते, इतने नहीं होते, क्योंकि मेटेलिक नेचर आ रहा है, ऊपर नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भर भर के इसलिए क्योंकि नॉन मेटल है, फास्फोरस तो थोड़ा सा कम है। समझ में आ गया? क्लियर है? पहले मैं काम करता हूं ASSB BI के बारे में, पहले इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। याद करो वही इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक्रियन प्रभाव, वही स्टेबिलिटी। कम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, ऐसा कुछ पढ़ा था मन में। तो पहली बात स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? Bi+3 की, इसमें कोई डाउट नहीं है। Sb+3 और As+3, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया बच्चों, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आया किसका? +3, इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू, पहले ही बता चुका हूं। इधर आ जाओ, यहां कितना होगा? As+5, यहां कितना होगा? Sb+5, यहां कितना होगा? Bi+5। कंपेयर कर दो, Sb+5 मोर स्टेबल देन Sb+3, As+5 मोर स्टेबल देन As+3, but Bi+3 is more stable than, और आपको पता ही है क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन तो चल ही रहा है। तो ये ऐसा तो कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ नया नहीं है, यहां पर सारा पुराना है। तो जैसा पैसा ने बोरॉन फैमिली में कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां पर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगले की बात सुनो। यहां तक हमने बता दिया बीआई के बारे में। अब पहला पॉइंट यहां से उठता है
ऊपर की तरफ चलो, नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन में -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। देखो एग्जांपल भी दे रहा हूं, उसे समझ में आ जाएगा। NH3 सुना है, -3, NH2 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 सुना है ना, हाइड्रोजीन -2, निकाल के देखो समझ में आ जाएगा। -1 का कोई मुझे बता सकता है? NH2OH, इंपोर्ट बहुत खतरनाक, मतलब बहुत पढ़ाई कर रहा है आजकल बच्चा। 0 N2 +1 बताओ, +1 N2O, +2 बताओ NO, +3 बताओ N2O3, +4 बताओ NO2, +5 बताओ N2O5 या HNO3, HNO3 याद आया। और यहां पर यहां +3 में HNO2, तो इतने ज्यादा है। लेकिन इसमें आप देखो ये कौन से कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्राइड है या ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड समझ रहे हो, मतलब ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने का रीजन ये है कि नाइट्रोजन बहुत से कंपाउंड बनाता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। लेकिन एक बात दिमाग में रखो, एक बात दिमाग में रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। बड़े कमाल की चीज बता रहा हूं मैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। हो पीछे वालों, यहां 1s2, यहां 2s2, यहां 2p3, तो भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो पार्टिसिपेट करेगा तो 3 ही से करेगा, पहली चीज। और दूसरी बात, इतना छोटा एटम होता है, इतनी हाईली आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो क्या ये पांचों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या 5 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड फॉर्म में ला सकते हो? नहीं। अरे डी ऑर्बिटल नहीं होता भाई। फास्फोरस कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन को। इसी में तो जवाब दे रहा हूं, इसमें एक और जवाब ले लो। NCl5 नहीं बन सकता, PCl5 बन सकता है। अरे हाँ है ना? तो NCl5 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। और डी ऑर्बिटल नहीं है, तुम 5 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कर रहे हो, तो कर रहे हो ना कमाल की बात यार। 5 कैसे? तो भैया ये 5 है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। और दूसरी बात है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है। 5 वो वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली नहीं है। नहीं तो तुम कहोगे सर नाइट्रोजन अगर +5 दे रहा है तो PCl5 बन जाएगा, NCl5 बन जाएगा। NCl5 नहीं बनेगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रयोग नहीं हो सकते, डी ऑर्बिटल नहीं है। तो 5
यहां पर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है, तो +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे अपन ने बात कर ली, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन से बात करें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन जो होता है, यानी कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सी एसिड होते हैं, या ऐसे मान के चलो कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है, भैया ऐसे एक कॉन्सेप्ट है ये कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 होती है, ये विषमानुपातित या असमानुपातित या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के द्वारा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के द्वारा ये -3 और +5 फॉर्मेशन करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये स्टेटमेंट आ सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट, कि नाइट्रोजन क्या होता है, क्या नाइट्रोजन के कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं? जवाब है हाँ। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है विषमानुपातित या असमानुपातित, यानी कि इसका मतलब उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, यानी यहां पर आप देखो तो इसका रिडक्शन हो गया और यहां देखो तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल भी देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल हमारा है HNO2। HNO2 बात नहीं बिल्कुल भी, HNO2 HNO3 में जाता है और साथ में NO में जाता है। ये है HNO2 HNO3 में जाता है और NO में जाता है। ये मैंने बना दिया, मतलब जनरल सी बात मैंने बता दी, लेकिन इस एग्जाम्पल ये है रिएक्शन मेन, ये रिएक्शन मेन है। क्लियर? इस रिएक्शंस की बात करो तो यहां पर कितना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां कितना हो गया? +5। यहां कितना हो गया? तो ये है मेन रिएक्शन HNO2 वाली। क्लियर है? मेन रिएक्शन मैंने बताई। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी फास्फोरस के अंदर भी होती है, ये प्रॉपर्टी फास्फोरस के अंदर भी होती है, यानी कि फास्फोरस की ऑक्सी दो ही है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में ये प्रॉपर्टी होती है, बाकी नहीं होती। ठीक है, तो जैसे अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में भी आपके पास में H3PO2 H3PO3 कन्वर्ट होता है H3PO4 प्लस PS3 में। ये देखो H3PO3 कन्वर्ट होता है H3PO4 प्लस PS3। अब जरा गौर से देखो, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी हो रही है, 6 + 3। यहां कितनी हो रही है? +5। यहां कितनी हो रही है? -3। वही बात आ गई ना ऊपर वाली, अरे आया ना। अच्छा, इसमें एक और रिएक्शन भी होती है, H3PO2 भी होता है। देखो दोनों में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को समझ लेना, एक में NO बन रहा है, एक में PS3 बन रहा है। क्लियर? यहां पर होता है H3PO3 प्लस PS3। ये तो आपसे स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जाएगी, तो करेक्ट स्टेटमेंट में यह ध्यान रखना है कि कौन क्या शो करता है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो, तो यहां तक हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया कि कौन कौन से एलिमेंट किस तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें बात करेंगे सबसे पहले विथ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं विथ हाइड्रोजन। चलो साथ में चलते रहो। तो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड। बोलो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड ही तो बनाएगा। और हाइड्राइड कौन सा बनाएगा? बताओ किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, सोच के देखो। हाइड्राइड किस टाइप का बनाएगा? यानी कि ES3, मतलब ऐसे मान के चलो ES2 आपस में कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? ES3। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है, यहां पर H3PO3 भी हो सकता है और H3PO4, एक जगह याद आ गया मुझे, H3PO4 भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में देख लेना। ठीक है, H3PO3 और H3PO4 भी हो सकता है भाई, हाईली कंडीशन शो कर रहा है वो, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, बस ये मान के चलो। हाँ,
तो बेटा ये क्या बनाता है, ES3, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ES3 का मतलब है एलिमेंट के साथ में हाइड्राइड, यानी कि इसका मतलब ये जो हाइड्राइड है वो कौन सा होगा, ट्राईहाइड्राइड होगा, ट्राईहाइड्राइड। चलो इसके बारे में कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ट्राईहाइड्राइड बताओ कैसे होगा ट्राईहाइड्राइड, क्या बनेंगे ट्राईहाइड्राइड। तो पहला होगा नाइट्रोजन के साथ NH3, ये क्या हो गया ES3, ये क्या हो गया ASS3, ये क्या हो जाएगा SbS3, ये क्या हो जाएगा BiS3। बोलो आ गया समझ में, बोलो क्लियर है। NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BiS3, क्लियर। NH3 अमोनिया, PS3 फॉस्फीन, नाम पता है, PS3 का नाम लिख लो फॉस्फीन, ठीक है। ASS3 आर्सीन, ठीक है। SbS3 स्टबीन और BiS3 क्या नामकरण कर दिया तूने, बिस्टबीन, क्लियर। दो ही याद रखो यार, दो मेन है, NH3 PS3 स्टबीन, आर्सीन। चलो देखो NH3 PS3 ASS3 SbS3 और BiS3 ये हमारे पास में है। चलो सबसे पहली बात इस पर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस पर होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी हैं हाइड्राइड के, नाइट्रोजन के। तो पहला पॉइंट मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट इनकी लेके आ रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। यह है पहला क्वेश्चन, संकरण। बताओ बच्चों संकरण क्या होगा, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 2, कौन बुलाइए बोली, सर फोड़ दूंगा इसका मैं, NHHH फिर और ये लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा sp। कौन चिल्ला रहा है, हाँ पिरामिडल ही है। कितने हो गया sp3, तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 PS3 ASS3 SbS3, इनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। अब कहोगे सर ये हाँ याद आ गया होगा, एक रूल बताया था दैट इज कॉल्ड द ड्रैगो रूल, ड्रैगोज रूल, याद आया, बहुत बढ़िया। नहीं याद आया तो कॉपी में देखना, नहीं बताऊंगा दोबारा ना, बिल्कुल नहीं। क्लियर, तो ये हो गया आपका। तो हाइब्रिडाइजेशन इनकी नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ध्यान रखिएगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। सही कर दे रहा हूं यहां पर, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ठीक है। ड्रैगो रूल क्या होता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। आपके पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो इसके साथ में कंबाइंड होते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। समझ में आ गया। फास्फोरस और आर्सेनिक एसिड में क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होती है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होकर ओवरलैप कब होता है, जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होती है वो ठीक ठीक, क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या होता है, फास्फोरस आर्सेनिक Sb जो होते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं करता, तो सिंपल ओवरलैपिंग होती है। समझ में आ रहा है क्लियर है, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन को शो नहीं करते। और हाइब्रिडाइजेशन को कौन नहीं शो करता, एक तो ये नहीं करते, H2S नहीं करता, H2Se नहीं करता, H2Te नहीं करता,
कभी भी इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर आ जाए तो मत बोलना कि ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते नहीं करते। यही होता है ड्रैगो रूल। बाकी डिटेल में कॉपी में देखना। ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। समझ में आ गया? तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सबसे हाइब्रिडाइजेशन केवल NH3 में होता है, बाकी में नहीं होता। और यही रीजन है कि इसका जो एंगल होता है NH3 का एंगल पता है कितना होता है? 107 डिग्री। 109 तो तब होता है जब वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो कितना होगा? 107 डिग्री। समझ में आ रहा है? 160 डिग्री होता है। और इनका अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 90 डिग्री होता है, अप्रोक्स 90 डिग्री होता है। और 90 में भी एग्जैक्ट 90 मतलब कैसे? मतलब 90 कम होता जाता है, मतलब इसका 92 होगा, इसका 91 होगा, इसका 91 90.9 होगा, 8 होगा, इस तरह से होगा। यानी कि इस तरीके से बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ये भी चलो एक बात होगी साथ में। इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा और इसके बाद जितने भी होंगे उनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, लेकिन 90 के लगभग होगा। तो अगर डिक्रीजिंग पूछे तो जवाब देना है ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। और होता कितना है अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो इस पर हो गया आपका, यहां पर हो गया आपका 107, उसके बाद 90 के लगभग टच करेगा, 92, 91.5, 91, इस तरीके से डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों में होता है, H2O में भी होता है, मतलब वाटर वाले केस की बात करेंगे उसके हाइड्राइड में भी होता है, उस वाले ऑक्सीजन फैमिली वाले में, और इसमें भी होता है। दो बातें समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आगे बात सुनो आगे की बात। अब मैं फिर से बता रहा हूं, NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3, ठीक है? जैसा कि मैंने बॉन्ड एंगल के बारे में आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे बॉन्ड एंगल के बारे में क्या सिचुएशन होगी, वो मैंने आपको बता दिया। बॉन्ड एंगल के बाद अगली बात मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो बात डिस्कस कर रहा हूं बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड की एनर्जी। और बॉन्ड की एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी? बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करेगी। यानी कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो सोच के देखो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, और यहां पर हमारे पास में Bi के साथ हाइड्रोजन है। Bi का साइज बहुत बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा, तो इस कंडीशन पे बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? नेचुरल सी बात है, BiH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इससे तो यहां से यहां चलेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? तो अगला पॉइंट ये है कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो जवाब है ऊपर से कि नीचे की ओर चलेंगे तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। समझ में आ गया? अब दूसरी बात यहां पर यह है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी यहां पर घट रही है। यह बात समझ में आ रही है? बॉन्ड एनर्जी घट रही है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी घट रही है तो बॉन्ड की मजबूती कम हो रही है। और बॉन्ड की जब मजबूती कम हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? सोचो, बॉन्ड की मजबूती कम हो रही, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अगला पॉइंट है थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व जिसको बोलते हैं हिंदी में, थर्मल स्टेबिलिटी। तो जब बॉन्ड की मजबूती कम हो रही है, बॉन्ड की मजबूती कम हो रही है, तो आप हीट दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। पहले हीट दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टूट जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी। दो बातें समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ गई, थर्मल स्टेबिलिटी। अब अगली बात यहां पर यह है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड कर। अगली बात यहां पर जो अगला लेके आ रहा हूं वो आ रहा हूं लुईस बेसिक नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके
लुईस बेसिक नेचर क्या होगा, लुईस बेसिक नेचर क्या होगा, ये बड़ा सोचने वाली बात है। लुईस नेचर क्या होता है, लुईस बेसिक नेचर क्या होता है, सोच के देखो। लुईस बेसिक नेचर होता है कि अगर हमारे पास में कोई एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितने अच्छी तरीके से किसी दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करता है। भाई लुईस बेस का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको समझ लो भाई। लुईस बेस का मतलब होता है इस पर कोई दूसरा, ऐसे समझ सकते हो, इस पर कोई आकर आसानी से अटैक कर ले, यही तो होता है। एक के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक आयंस आया जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लुईस बेसिक नेचर उसका डिफाइन हो गया। अब यहां नहीं कि इसका मतलब यह है कि यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों सभी के पास में, इसके पास में भी होंगे, इसके पास में भी होंगे, इसके पास में भी होंगे, सभी पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? और जब सभी पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये बी प्लस को अगर अटैक करवाऊंगा तो नाइट्रोजन पे भी अटैक कर सकता है, फास्फोरस पे भी कर सकता है, आर्सेनिक, एसबी, बीआई सब पे कर सकता है। लेकिन लुईस बेसिक नेचर अच्छा वहां होगा जहां पर उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, जहां आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। अब सोचो थोड़ा सा यहां पर, इस बात को सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास में ये नाइट्रोजन है, छोटा सा एटम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। एक हमारा Bi है, बहुत बड़ा एटम है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा B प्लस है जो यहां भी जाना चाहेगा और यहां भी जाना चाहेगा। कहां पर जल्दी चला जाएगा, कहां पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, यहां कि यहां। देखो जितना छोटा एटम होता है ना, जितना छोटा एटम होता है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छा सजा हुआ रहता है, और जितना बड़ा एटम होता है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर फैल जाता है। अब तुम कोई चीज लेने जा रहे हो तो फैली वाली चीज लोगे कि समेट बिल्कुल सिस्टमैटिक चीज लोगे, समझ में आ गया? बड़ा एटम होता है, लोन पेयर इस पर डिफ्यूज हो जाता है, छोटा एटम होता है, लोन पेयर इजीली मिल जाता है, पहली बात। दूसरी बात ऐसे समझ सकते हो, छोटा ग्रुप है, इनके इसके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ये जाएगा तो ऑलरेडी इतना बड़ा साइज है, कहीं ना कहीं पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, रिपल्सन ज्यादा लगेगा, तो इसकी यहां जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसकी यहां जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी आसान होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो लुईस बेसिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को ध्यान रखना है कि लुईस बेसिक नेचर कम होता है। बिल्कुल सही जवाब, वही अच्छा क्वेश्चन। क्या यहां पर Bi कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? यहां तो लोन पेयर के साथ बात चल रही है, वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर वाली कंडीशन तो नहीं है ना। वो कंडीशन वहां होती है जहां पर वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा होता है, फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप के लिए। ये तो लोन पेयर के ऊपर अटैकिंग का टेंडेंसी है, लुईस बेसिक नेचर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो लुईस बेसिक नेचर ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीज करता है, इसमें कंफ्यूजन मत पालना। अब कंफ्यूजन कैसा कैसा होता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो आप लोग पढ़ते हो बेसिक, देखना मेरी बात समझना, आप लोग पढ़ते हो बेसिक बात, बेसिक नेचर दिमाग में है, और बेसिक नेचर दिमाग में होता है, तो बेसिक नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती है कि भाई OH माइनस आयन निकलेगा, ये तो होता ही नहीं होता है, OH माइनस आयन निकलेगा, एक तो ये दिमाग में होता है। दूसरी बात है तुम लोग थोड़ा सा और दिमाग क्या लगा देते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, समझ रहे हो, और जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर कम होगा, और इसका बेसिक नेचर कम होगा तो बेसिक नेचर किसका कम दिख रहा है भाई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, बेसिक नेचर इसका क्या हो गया कम, और इसका बेसिक नेचर हो गया ज्यादा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया उल्टा। तो ऐसे कृपया करके दिमाग में मत लगाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसके बेसिक नेचर को टैली मत कर देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसके बेसिक नेचर को टैली मत कर देना, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये बात अलग है और वो बात अलग है।
बात समझ में? यहां बात हमारी चल रही है लुईस बेसिक नेचर की, सिंपल बेसिक नेचर की बात नहीं चल रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट हम करते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्साइड अगर हमारे पास में होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, हाइड्राइड में इसमें लेने का कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? अब सुनो अगली बात, एक और बात बता रहा हूं। यहां तक आप पहुंच गए, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, लुईस बेसिक नेचर डिक्रीज कर गया। आपके पास NH3 है, PSH3 है, ASH3 है, SbH3 है और BiH3 है। बात को समझो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है। सुनिएगा मेरी बात को, यहां NH की बॉन्ड लेंथ है, यहां P की बॉन्ड लेंथ है, यहां पर AS की बॉन्ड लेंथ है, यहां पर SB की बॉन्ड लेंथ है, यहां पर BI की बॉन्ड लेंथ है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीके से लिख दूं तो आपको विजुलाइज हो जाएगा। ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया, ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बॉन्ड तोड़ना चाहूं तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा ये मुझे बता दो। नेचुरल सी बात है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बोले हाँ या ना? और ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलोगे, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जा रही है बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो H निकलने की क्षमता कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और H निकलने की क्षमता ही उसका रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। H निकलने की क्षमता ही उसका क्या करता है? रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। बच्चों समझ में आ गया? तो रिड्यूसिंग नेचर ऊपर से नीचे की ओर, ये है पॉइंट। आगे बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि रिड्यूसिंग नेचर, अब चायक गुण ऊपर से नीचे की ओर क्या करेगा? बढ़ेगा। H निकल, समझ में आया कि नहीं आया? ये है कंडीशन। तो ध्यान रखना है दो बातें, एक तो हो गया लुईस बेसिक नेचर, इस पर फोकस करना, क्लियर है? डिक्रीज होगा। और दूसरा कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग नेचर, जो इंक्रीज होगा। लुईस बेसिक नेचर डिक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज। रिड्यूसिंग नेचर किस पर डिपेंड कर रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी पे। इस बात को ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। आगे बात समझ? तो ये है पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, कोई डाउट? मुझे मालूम था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है, किसका करना है किसका नहीं करना है? नहीं आया समझ में? उन तीनों चारों को नहीं आया। हाइड्रोजन किससे निकल रहा है? किससे निकल रहा है? Bi से। और Bi से हाइड्रोजन निकल रहा है। जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेचर कैसा होगा उसका? क्या लिखा है? अब आएगा? आ गया? छोटी सी बात थी, आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन यहां पर समझ में आ गई कि रिड्यूसिंग नेचर यहां पर इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। सुनना मेरी बात को, बॉइलिंग पॉइंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने साल से लगातार आ रहा है ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो चीज मैंने आपको बताई थी, कौन सा? मॉलिक्यूलर मास यानी कि वॉन डर वाल्स फोर्स। और दूसरा जो डिपेंड करता है वो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। इस बात को ध्यान रखिए। तो बेसिकली जब हाइड्राइड के केस में अपन लोग चलते हैं ना, तो दो चीजें यहां पर होती है, एक तो मॉलिक्यूलर मास होता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। और आपको एक बात पता होगा कि इनमें अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां होती है? यहां होती है, हाँ या ना? अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जबकि ये जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। अब सोचो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है,
और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वॉन डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, इसलिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। यही तो बात होती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें ऊपर से नीचे की ओर चलें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इसलिए उस जगह पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहे हैं। क्लियर? लेकिन क्योंकि यहां पर कुछ बातें एक्सपेरिमेंटल भी होती है, कहीं ना कहीं पर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर वो बॉइलिंग पॉइंट में भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट में भी बढ़ेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब BiS3 सबसे बड़ा होगा। तो ऑर्डर क्या होता है वो देख लो, पहले NH3, PS3, ASS3, SbS3, BiS3। देखो बच्चों समझ लो, पहले ये होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में NH3 को यहां से उठाना, 1 2 तीसरे नंबर पर जाकर पटक देना, NH3 को उठाना, तीसरे नंबर पर पटक देना। और अब देखना ऑर्डर, अब आपको दिख जाएगा ऑर्डर क्या? सबसे पहले होता है BiS3, प्रैक्टिस करना बच्चों, फिर होता है SbS3, फिर होता है अमोनिया, तीसरे नंबर पर पटकना, और फिर उसके बाद में होता है ASS3 और फिर होता है PS3। यह है बच्चों किसका ऑर्डर? बॉइलिंग पॉइंट का। समझ गए? क्लियर हो गया? यह है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, याद रखना पड़ेगा आपको कि तीसरे नंबर पर पटका है। अब वहां क्वेश्चन कैसे आएगा? विच इज द करेक्ट ऑर्डर, इस तरीके से आएगा। क्यों ये आगे गया? रीजन, रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में जो तीसरे नंबर पर था उसको पहले नंबर पर ले आओ। क्या कहा? मेल्टिंग पॉइंट में जो तीसरे नंबर पर था उसको कहां लेके आओ? पहले नंबर पर लेके आओ। इसका मतलब इसको आगे पटक दो, यानी क्या बनेगा बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब समझ में आ गया होगा? क्लियर? PS3, ASS3, SbS3, BiS3 और फिर हो गया मेल्टिंग पॉइंट में करना है। लोग जल्दीबाजी में बॉइलिंग पॉइंट में कर जाते हैं, नहीं करना है। समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट में पहले नंबर पर रखना है, बॉइलिंग पॉइंट में तीसरे नंबर पर रखना है। समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट पर दिमाग में रखो MPN, मैं पढ़ूंगा नहीं। समझ में आया? मैं पढ़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। समझ में आया? तो नाइट्रोजन पहले आएगा। क्लियर? तो ये बात दिमाग में रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पढ़ूंगा नहीं का मतलब नालायक ये है कि N को पहले रखना है। मेल्टिंग पॉइंट, इसने ये लॉजिक तो समझ लिया लेकिन ये नहीं समझ में आया, तो कितनी इसकी समझदारी कितनी खतरनाक है ये समझो आप। तो बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है और इस तरीके से चीजें। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, एक और जोड़ लो, पॉइजनस नेचर, जहरीलापन बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जहरीलापन बढ़ता है। ठीक, चलो ठीक है, आज इतना ही, बाकी फिर कल।